SK Genius, myself अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे मांग के नियम का अर्थ और इसकी मान्यता। इसकी मान्यता को हम सीमाओं के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले मांग के नियम का अर्थ जानेंगे, फिर इसकी सीमाओं या मान्यता के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो मांग के नियम का क्या अर्थ बताया गया है। बताया गया है फ्रेंड्स कि जब किसी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि के कारण मांग में कमी और कीमत में कमी के कारण, ये थोड़ा यहाँ पे मिस हो गया था तो मैंने इस तरीके से लिखा है, और कीमत में कमी के कारण मांग में वृद्धि होती है, तो इस प्रगति को मांग के नियम के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा उसकी अपनी कीमत के बीच विपरीत संबंध होता है। अब देखते हैं अन्य बातों का क्या अर्थ है। फिर लिखा है, अन्य बातें समान हो से अभिप्राय वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य कारणों से है, जैसे रुचि तथा प्राथमिकता स्थिर रहना, आय में परिवर्तन नहीं होना आदि। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम इसे समझेंगे कि ये हमें क्या कहना चाह रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ बताया जा रहा है कि मांग का नियम क्या है, मांग किन कारणों से बढ़ती है ये तो आपको मालूम है, और मांग क्या होती है ये भी आपको मालूम है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं क्या कि मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा है जिसे पूरा करने के लिए व्यक्ति के पास धन होना चाहिए, धन को खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए। ठीक है, निश्चित समय, निश्चित स्थान, ये सब होना चाहिए। अब यहाँ हम मांग का नियम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ नियम में बताया गया है कि मांग का नियम तभी लागू होगा जब अन्य बातें समान होगी। यहाँ अन्य बातें समान रहने पर क्वेश्चन आता है मांग किन किन कारणों से बढ़ती है, ये वाला। ठीक है, अब आप किसी भी वस्तु को कब खरीदते हो, जब आपकी आय बढ़ जाती है। ठीक है, आय अधिक होती है, पैसा होता है तो आप किसी वस्तु को ज्यादा खरीदते हो, पैसा कम होता है तो आप वस्तु को कम खरीदते हो। ठीक है, साथ में रुचि, फैशन, आदत के आधार पर कि बाजार में किस चीज की फैशन चल रही है, सब लोग किस चीज को प्राथमिकता दे रहे हो, तो ऐसे प्रभावित होकर भी आप किसी वस्तु को क्या करते हो, खरीदते हो। तो यहाँ मांग के नियम में बताया गया है अन्य बातें को लेकर कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को केवल कीमत के आधार पर खरीदे, ना तो अपनी आय के आधार पर, ना रुचि फैशन के आधार पर। तो इसे हम मांग का नियम कहेंगे कि अन्य बातें समान रहने पर केवल कीमत में कमी और वृद्धि होने से, अन्य बातें समान रहने पर केवल कीमत में कमी या वृद्धि होने से मांग में जो कमी और वृद्धि होती है उसे मांग का नियम कहा जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ बोला गया है फ्रेंड्स कि जब किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये होती है, ठीक है, तो उसकी 5 इकाइयों को खरीद लिया जाता है, और अब वस्तु की कीमत 10 रुपये से घटकर क्या हो गई, 5 रुपये हो गई, तो उसकी मात्रा को कितना खरीद लिया गया, 10 खरीद लिया गया। तो इसे बोला जाता है मांग का नियम। कहने का मतलब है यहाँ पर कोई भी पर्सन किसी भी वस्तु को केवल कीमत देखकर खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, कीमत देखकर खरीदना या नहीं खरीदना, इस बात को मांग का नियम कहा जाता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से मांग में जो कमी या वृद्धि आ जाती है, जो परिवर्तन आ जाता है, उसे मांग का नियम कहते हैं। मांग के नियम में अन्य बातें समान रहनी चाहिए, जैसे उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन, आदत, इनसे प्रभावित होकर व्यक्ति वस्तु नहीं खरीदे, वो केवल कीमत के आधार पर वस्तु को खरीदेगा। ठीक है, फिर इसने बोला कि ये जो मांग का नियम होता है ये वस्तु की कीमत और उसकी मांग के बीच ऋणात्मक संबंध को बताता है। ऋणात्मक मतलब विपरीत संबंध को, एक का बढ़ना दूसरे का कम होना। जैसे कीमत क्या थी, 10 रुपए थी, तो मांग क्या थी, कम हुई, बराबर तो नहीं हुई ना, और फिर जब कीमत क्या हुई, कम हुई, तो मांग क्या हुई, बढ़ गई। मतलब एक कम होता है तो दूसरा बढ़ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ऋणात्मक संबंध। अब इसे एक टेबल से देखो, जैसे बताया गया है P मतलब कीमत या प्राइस और Q मतलब मांग या क्वांटिटी। जब किसी वस्तु की कीमत 1 रुपये होती है तो उसकी 4 इकाइयों को खरीदा जाता है, फिर अब उसकी कीमत 1 रुपये से बढ़कर 2 रुपये हो गई, मतलब वस्तु महंगी हो गई, तो उसकी मांग कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। मांग 4 से घटकर क्या हो गई, 3। फिर वस्तु की कीमत 2 रुपये से बढ़कर 3 रुपये हो गई, तो फिर उसकी मांग 3 इकाइयों से घटकर 2 हो गई।
फिर कीमत देखो 3 से बढ़कर 4 रुपए हो जाती है, तो अब उसकी मांग क्या हो गई है, या उसकी खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्रा क्या हो गई, 1। कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये जो सोहन है ये करता है, जब वस्तु सस्ती होती है 1 रुपए की होती है तो उसकी 4 इकाइयों को खरीद लेता है, और जैसे ही वस्तु की कीमत 1 रुपए से बढ़कर 4 रुपए होती है तो वो अपनी मांग को कम कर लेता है। 1 से घटाकर किस पे 4 से घटाकर वो किस पे जाता है, 1। और हम सब हमारे व्यवहारिक जीवन में यही करते हैं कि जब वस्तु सस्ती होती है तब हम अधिक मात्रा में उसको खरीदते हैं, और जैसे ही वस्तु के दाम बढ़ने लगते हैं तो हम उसकी मांग को या उसकी मात्रा को कम कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है यहाँ पर मांग का नियम। अब इस टेबल को आप चित्र के माध्यम से भी समझा सकते हो। जैसे यहाँ पर ओ एक्स अक्ष पर हम क्या लिख सकते हैं, वस्तु की मात्रा, और यहाँ पर ओ वाई अक्ष पर हम क्या लिख सकते हैं, वस्तु की कीमत। और ये जो टेबल है हमारी, इस टेबल को हमें एक्सप्लेन करना है, बताना है इसमें कि जब वस्तु की कीमत कितनी है, 1 रुपया है, तो उसकी मात्रा कितनी है यहाँ पर, 4। ये 1 रुपये कीमत होने पर मात्रा कितनी है, 4। तो ये 1 रुपये कीमत होने पर मात्रा क्या हो गई, 4। फिर बताया गया है वस्तु की कीमत 1 रुपये से बढ़कर 2 रुपये हो गई, 1 से बढ़कर 2 हो गई, तो मांग 4 से घटकर क्या हो जाती है, 3। तो 3 कहाँ पर है, ये रहा, तो ये 3 हो गया। इसी तरीके से अब कीमत 2 रुपये से बढ़कर 3 हो गई, तो मांग कितनी हो रही है यहाँ पर, 2, मतलब वस्तु की 2 इकाइयों को खरीदा जा रहा है। फिर 3 रुपये से बढ़कर 4 रुपये हो गई, तो फिर वस्तु की कितनी मात्रा खरीदी गई, 1। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा डी मतलब यहाँ पर हमारी मांग रेखा, डिमांड रेखा निकल कर आ जाती है। ये डी मतलब क्या है, यहाँ पर डिमांड। तो ये आया समझ में, मांग का नियम क्या होता है। मांग का नियम हमें किसी वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि होने से उसकी मांग में जो कमी और वृद्धि होती है इस बात को बताती है, और इसकी शर्त होती है कि इसमें अन्य बातें समान रहनी चाहिए। ठीक है, तो फिर आप अपनी इस बात को टेबल और कर्व से समझा सकते हो। अब इसके अलावा ओनली आप मांग वक्र भी बना सकते हो। जैसे अगर आप मांग का नियम सिंपली बता दो कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन से मांग में जो परिवर्तन आता है इसे मांग का नियम कहते हैं। ठीक है, और अन्य बातों का अर्थ यहाँ पर हो जाता है कि उपभोक्ता केवल कीमत के आधार पर वस्तु को खरीदेगा, ना तो आय के आधार पर, ना ही रुचि फैशन के आधार पर। और फिर बिना टेबल के आप क्या कर सकते हो, कुछ इस तरीके से भी इसे बता सकते हो। जैसे यहाँ पर आप इस तरीके का एक कर्व बनाओ, यहाँ पर O X और यहाँ पर Y, फिर यहाँ पर P मतलब प्राइस है और Q मतलब क्वांटिटी है। तो वहाँ हमने कीमत को बढ़ने लेकर समझा था, तो यहाँ पे हम कीमत के कम रहकर समझते हैं कि जब वस्तु की कीमत कितनी होती है, OP, ये OP होती है, मतलब वस्तु की कीमत यहाँ पर ज़्यादा है। मान लो वस्तु की कीमत यहाँ पर 10 है, तो वस्तु की कीमत 10 है मतलब वस्तु महंगी है, तो उसकी मांग कितनी हो रही है यहाँ पर, OQ, मतलब कि 2 इकाइयाँ खरीदी जा रही है। जैसे पेन की कीमत 10 रुपये है तो 2 पेन खरीदे गए। अब पेन की कीमत क्या हो गई, OP से घटकर OP1 हो गया। ये देखो OP1 हो गया, मतलब 10 रुपये से घटकर क्या हो गया, 8 रुपये हो गया। तो हमारी मांग क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई। OQ से बढ़कर क्या हो जाएगी, OQ1 हो जाएगी। मतलब सपोज यहाँ पर हमने 4 पेन खरीद लिए, फिर हमारी पेन की कीमत OP1 से घटकर OP2 हो जाती है, मतलब 10 रुपये से 8 हुई, अब 8 से घटकर हो जाती है यहाँ पर 6। तो हमारी मांग क्या हो जाएगी, और अधिक बढ़ जाएगी, OQ2। मतलब यहाँ पे हमने कितने पेन खरीद लिए, 8 पेन खरीद लिए। तो ये इस तरीके से भी आप बता सकते हो कि जब वस्तु की कीमत OP होती है तो उसकी कम मात्रा की जाती है। ये देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कीमत ज़्यादा है तो मांग कितनी से इतनी कम है। फिर वस्तु की कीमत OP से घटकर OP1 हो जाती है, मतलब इतनी कीमत घट गई है ना, तो मांग थोड़ी सी क्या हो गई, ये बढ़ गई हमारी। ठीक है, ये OQ1 हो गया। फिर वस्तु की कीमत OP से घटकर OP2 हो जाती है, मतलब अब और कम हो गई है, तो हमारी मांग थोड़ी सी ज़्यादा क्या हो गई, और बढ़ गई। तो इस तरीके से हमारी ये डिमांड रेखा यहाँ पर आ जाती है। ऐसे भी आप बता सकते हो, है ना, और इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि मांग वक्र D से ज्ञात होता है कि जब वस्तु X की कीमत OP से कम होकर OP1 होती है तो उसकी मांग OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। वही बता रहा है कि पहले वस्तु की कीमत OP थी, ठीक है, ये इतनी ज़्यादा मांग थी
इतनी ज़्यादा कीमत थी तो मांग इतनी सी थी। फिर इसी प्रकार जब कीमत OP1 से घटकर OP2 हो जाती है तो मांग वक्र नीचे की ओर ढलान मांग के नियम को प्रकट करता है। क्या कर रहा है, मांग वक्र का ढलान नीचे की ओर बनता जा रहा है जैसे जैसे कीमत कम हो रही है। तो आया आपको समझ में। अब अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स। नहीं तो इस तरीके से मांग वक्र समझने के बाद हम इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि मांग वक्र डी से ज्ञात होता है कि जब वस्तु x की कीमत OP से कम होकर OP1 हो जाती है तो उसकी मांग OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है, और इसी प्रकार जब कीमत OP1 से घटकर OP2 हो जाती है तो हमारी मांग क्या हो गई, OQ1 से बढ़कर OQ2 हो जाती है। इस प्रकार मांग वक्र का नीचे की ओर ढलान मांग के नियम को प्रकट करता है। आया फिर समझ में। अब हम जानेंगे इसकी मान्यता के बारे में जिसे हम सीमा भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, मांग के नियम के कथन में अन्य बातें समान रहे, ये एक महत्वपूर्ण वाक्यांश है जो नियम की मान्यताओं या सीमाओं को बताता है। ये मान्यताएं सीमाएं निम्न प्रकार बनाई गई है, मतलब जो अन्य बातें हैं वही मांग के नियम की मान्यता या सीमाएं है। और कौन कौन सी बातें हैं हमें मालूम है। उपभोक्ता की आय समान रहनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ी तो मांग बढ़ जाएगी, उपभोक्ता की आय कम हुई तो मांग कम हो जाएगी। जबकि हमें यहाँ पर कीमत को देखकर ही वस्तु खरीदना है, तो यहाँ पर आय के कम ज्यादा होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जैसे पूरक वस्तु या प्रतिस्थापन वस्तु। उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, पसंदगी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है ये सारी बातें एक तरफ होनी चाहिए, केवल कीमत के आधार पर वस्तु की खरीदी बिक्री होनी चाहिए या वस्तु की मांग होनी चाहिए, वस्तु की मांग में कमी वृद्धि होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो हमने जाना मांग के नियम का अर्थ, जिसे हमने टेबल से भी समझा और बिना टेबल के भी समझा, और साथ में हमने इसकी मान्यता और सीमाओं को भी जाना। अब अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।